हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्टीमेट जीएस। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनका एनालिसिस करेंगे और उन क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन भी कीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और जो मैं क्वेश्चन आज करवाने जा रहा हूँ उनमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। हो सकता है कि आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम में, ग्रुप डी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो टू द पॉइंट मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैंने क्लास में नहीं ऐड करवाया था, तो उनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये 5 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, नंबर 1 जो क्वेश्चन है हमारा पहला, शुरू करते हैं। कौन सा एंजाइम मुख में जीवाणुओं को मारता है? मैंने क्लास में बताया था कौन सा एंजाइम मुख में जीवाणुओं को मारता है। आंसर इसका क्या होगा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ये मैंने क्लास करवाया था, क्लास में बता दिया था कि हमारे लार में 2 टाइप के एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन, दूसरा लाइसोजाइम। टाइलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता था, कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च भी कहते थे। और लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता था। कहाँ? मुख में। तो ये आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? स्टार्च, अभी मैंने बताया स्टार्च को ही कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च। ठीक है, तो कहाँ शुरू होता है पाचन इसका? स्टार्च का पाचन शुरू होता है मुख में। मुख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? स्टार्च या इस कार्बोहाइड्रेट लिखा रह सकता है, का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो बताया था मैंने अमाइलेज। अमाइलेज हिंदी में आप इसको अमाइलेज ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम मैंने पढ़ाया था, उसमें प्रोटीन को पचाने वाले 3 एंजाइम होते हैं। एक पेप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा था इरेप्सिन। इसको हिंदी में भी आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों तो ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है, इनमें से कोई 3 में से एक रह सकता है या तीनों हो सकता है। लास्ट में ऑप्शन ये सभी 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में ये 3 दे दिया, चौथा ऑप्शन में ये सभी दे देगा, तो आंसर हमारा ये सभी हो जाएगा। और अगर इन तीनों में से कोई एक देगा, बाकी के 3 कोई और नाम रहेंगे, तो आप आराम से उसको चूज करके आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, 5th नंबर क्वेश्चन, माल्टोज किसका परिवर्तित रूप है? तो बताया था माल्टोज जो है वो स्टार्च का परिवर्तित रूप है। स्टार्च आप कहो या फिर कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं बोलता भी जा रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा सीधा सीधा है, आंसर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखा हुआ है। जिनको डाउट है वो वीडियो जो मैंने क्लास करवाया था उसको आप फिर से देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग करते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एमिनो एसिड किसका संश्लेषित रूप है? एमिनो एसिड किसका संश्लेषित रूप है? देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है संश्लेषित, ये संश्लेषित पता था निर्माण मतलब बनना, तो एमिनो एसिड किसके थ्रू बनता है? कौन एमिनो एसिड को बनाने का काम करता है? मतलब एमिनो एसिड किसके पाचन के बाद बनता है? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे एमिनो एसिड किसका पाचन का फॉर्म होता है? तो ये होता है प्रोटीन। प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तब जा करके बनाता है एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, वसा का पचित रूप क्या होता है? यानी वसा पच करके क्या बनाता है? क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, वसा का पचित रूप क्या होता है? ये सीधा क्वेश्चन है। यानी वसा पच करके क्या बनाता है? तो वसा पच करके क्या बनाएगा? आंसर कब आए थे? ग्लिसरॉइड प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉइड प्लस फैटी एसिड बनाता है। इसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। वसा पच करके क्या बनाता है? तो वसा पच करके ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड बनाता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और उसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गैस्ट्रिन हार्मोन हम हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ निकलता है? कौन सा अंग जो है गैस्ट्रिन हार्मोन को निकालता है? ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन याद रखिएगा, गैस कहाँ बनता है? पेट में। तो इसका आंसर होगा पेट, यानी आमाशय। जिसको आप इंग्लिश में स्टोमक कहते हो, ठीक है। गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो आमाशय में रिलीज होता है, निकलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीतरस कहाँ संश्लेषित होता है? संश्लेषित अभी बताया, निर्माण, ठीक है। संश्लेषित होता है तो पीतरस का संश्लेषण या निर्माण कहाँ होता है? तो पीतरस का निर्माण कौन करता है? इसका आंसर होगा लीवर, यानी यकृत जो होता है वो पीतरस का निर्माण करता है और फिर उस पीतरस को पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीतरस का पीएच मान कितना होता है? तो पीतरस का पीएच मान बताए थे कि पीतरस का पीएच मान जो होता है वो 7.7 होता है।
पीत रस का पीएच मान 7.7 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, अमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? अमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। अमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है, याद रखिएगा। पचता तो वहाँ पे वसा भी है, लेकिन हमारा आंसर जो आएगा वहाँ मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जठर रस, जिसको हम लोग क्या बोले थे, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग पढ़ चुके हैं, जठर रस का पीएच मान 1.8 होता है, 1.8 होता है। और ये कैसा प्रवृत्ति का होता है? अम्लीय। ठीक है, अम्लीय होता है। ठीक है, पीत रस में आप लोग यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा ये कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में है, बोलस का निर्माण कहाँ होता है? बोलस का निर्माण कहाँ होता है? तो याद होगा, बोलस का निर्माण मुख में होता है। बताए थे कि जब हम खाना को मुख में रखते हैं तो उसको हम लोग चबाना शुरू करते हैं। तो चबाने के क्रम में क्या होता है, खाना जो होता है वो लार के साथ मिक्स हो जाता है। तो खाना जब लार के साथ मिक्स हो जाता है तो उस फॉर्म को हम लोग बोलस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अम्लीय भोजन को क्या कहते हैं? अम्लीय भोजन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हमने करवाया था कि अम्लीय भोजन को काइम कहा जाता है, काइम। अम्लीय भोजन को काइम कहते हैं, अम्लीय भोजन को काइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरिया कहाँ संश्लेषित होता है? यूरिया कहाँ संश्लेषित होता है, यानी यूरिया का निर्माण कहाँ होता है या कौन करता है? यूरिया कहाँ संश्लेषित
होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण जो होता है लीवर से होता है, यानी लीवर इसका निर्माण करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यकृत। ठीक है, यूरिया कहाँ संश्लेषित होता है? तो यूरिया लीवर में संश्लेषित होता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम होता क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है, यानी क्या होते हैं? इसका क्वेश्चन ये हुआ, मतलब कुछ होता होगा, तो वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, तो उसी का आंसर ये इसका। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, वो एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है, यानी सारे एंजाइम जो होते हैं वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, SSC MTS में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, तो इसको याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदल देता है? क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज, जो हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज बनाता है, तो ये ग्लूकोज को इथेनॉल में वो चेंज करता है, तो वो एंजाइम का नाम है जाइमेज। याद रखिएगा, जाइमेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, छोटी आंत से निकलने वाला पाचक हार्मोन का क्या नाम है? छोटी आंत से निकलने वाला पाचक हार्मोन का क्या नाम है? देखिए, छोटी आंत में एक प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसको पाचक हार्मोन कहते हैं, और ये कौन होता है? तो इसका नाम है सिक्रेटिन। याद रखिएगा, सिक्रेटिन जो होता है वो छोटी आंत में निकलने वाला पाचक हार्मोन होता है, तो इसको याद रखिए। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे देता है कि सिक्रेटिन क्या है, ऑप्शन में दे देगा पाचक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ठीक है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो आप याद रखिएगा, तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी कि सिक्रेटिन क्या है। वो पाचक हार्मोन है जो छोटी आंत से निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19।
पाचन तंत्र के किस पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो गया पीत रस, जिसको हम लोग बाइल जूस कहते हैं। देखिए, तो इससे क्वेश्चन को मैंने थोड़ा लॉन्ग कर दिया है। आपसे क्वेश्चन शॉर्ट करके हो सके एनटीपीसी में पूछ सकता है कि बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होता है, तो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बाइल जूस में कहाँ से निकलता है, तब बाइल जूस लीवर से निकलता है। ठीक है, गॉल ब्लाडर में स्टोर रहता है, बाइल जूस बनाने का काम करता है लीवर, और लीवर क्या करता है, बाइल जूस को बनाता है और उसको गॉल ब्लाडर में सेव कर देता है। गॉल ब्लाडर से यह बाइल जूस सीक्रेट होता है, यानी निकल जा के आता है डेड्यूम वाले पार्ट में। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन, इसको छोटा करके भी दिया जा सकता है, इसको याद रखिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है, आमाशय में भोजन के जीवाणु को भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है। ठीक है, तो बताए थे कि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ हानिकारक कुछ जीवाणु जो होते हैं वो हमारे मुंह में चले जाते हैं। तो मुंह में जो जीवाणु जाते हैं उसको तो लाइसोसोम मार देता है, और वहाँ पे जो जीवाणु नहीं मरते हैं, जो पेट में चले जाते हैं, तो वहाँ पे उन जीवाणुओं को मारने का काम HCl करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आमाशय में जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है, HCl। याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 21, एक सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है हमारे पूरे बॉडी में, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात आती है तो हमारे पूरे बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर, जिसको हम लोग यकृत कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी कौन होती है? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्न्याशय,
अग्न्याशय अग्न्याशय जिसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इसको नोट कर लेते हैं कि कौन सा अंग एंजाइम और हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण करती है। दोनों का श्रवण करती है, यानी दोनों को निकाल सकती है। एंजाइम भी निकाल सकती है, हार्मोन भी निकाल सकती है। कौन सा अंग है, तो वो है आपका पैनक्रियाज। जिसको हम लोग अग्न्याशय ये एक ऐसी ग्रंथि है जो या आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, अंग ना हो करके यहाँ पे दिया सकता है कौन सी ग्रंथि ये भी रह सकता है। कौन सी ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण करती है, तो आंसर होगा पैनक्रियाज या अग्न्याशय। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है, लार का पीएच वैल्यू क्या होता है। ये तो क्वेश्चन बता चुके हैं, आप लोग फिर भी इसको लिख लीजिएगा। लार का पीएच मान क्या होता है भाई, तो लार का पीएच वैल्यू हमने पढ़ा था 6.8 होता है। 6.8 लार का पीएच वैल्यू 6.8। नाउ 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, पीलिया जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं, जिसको हम लोग जॉन्डिस रोग का नाम है पीलिया। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंसर आएगा यकृत, यानी जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लीवर। आई होप आप लोग यहाँ तक लिख चुके होंगे। अगर नहीं लिखे हों तो वीडियो को रोक कर पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट करते जाइए और अपना सारा एक डाटा जो है वो तैयार करके कॉपी में रखिए। जब कभी भी समय मिले 1-2 मिनट इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, कभी आप इसको नहीं भूलेगा, हमेशा ये आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
26 यकृत में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन कौन सा विटामिन संरक्षित होता है, देखिए मुख्य रूप से पूछ रहा है, मेनली, याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, मेनली। तो आंसर में आप दीजिएगा विटामिन ए। और भी विटामिन को ये स्टोर करके रखती है, लेकिन मुख्य रूप से जब बात आती है तो विटामिन ए इसका आंसर आएगा। ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन 27 में है कि स्टार्च जो होता है, स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा कि स्टार्च का अंतिम उत्पाद जो होता है वो होता है ग्लूकोज। यानी कि स्टार्च जो डाइजेस्ट होता है, पचता है, तो स्टार्च पच करके अंतिम रूप से क्या बनाता है? तो ग्लूकोज को बनाता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ करके उसका जो पूछने का जो कला होता है उसको बदल दिया जाता है, लेकिन आंसर जो हमारा होता है वो सेम होता है। चाहे वो सिंपल वे में पूछा जाए कि स्टार्च पचकर क्या बनाता है, तो बुक में जो क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से तो नहीं लिखा रहेगा, उसमें थोड़ा ढंग से लिखा रहा है कि स्टार्च का पचित रूप क्या होता है, या स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है। यानी अंतिम उत्पाद का मतलब हो गया अंतिम रूप से वो पच के क्या बनाता है, तो अंतिम रूप से पच करके वो ग्लूकोज का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है फल में पाया जाने वाला शर्करा का क्या नाम है? फल में एक प्रकार का शर्करा पाया जाता है जिसको आप पढ़े होंगे कि उसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। फ्रुक्टोज, फल में फ्रुक्टोज नाम का शर्करा पाया जाता है। जब हम लोग खाते हैं तो ये फ्रुक्टोज डायरेक्टली हमारे बॉडी को मिलता है, क्योंकि ये क्या होता है, सरल फॉर्म में होता है। यानी कि इसका जो डाइजेशन होता है बहुत ही सरल रूप में, ऑलरेडी ये टूटा हुआ रहता है जिसको बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ट्वेंटी 28 हो चुका, 29 है। पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन ये भी दिया रह सकता है, दूध में पाए जाने वाला शर्करा को क्या कहते हैं? दूध में पाया जाने वाला शर्करा का नाम कौन सा है भाई? नाम क्या है?
दूध में पाया जाने वाला शर्करा जो होता है उसका नाम है लैक्टोज। दूध में पाया जाने वाला शर्करा का नाम है लैक्टोज। याद रखिएगा, दूध में लैक्टोजेन, एक बच्चे का दूध आता है पाउडर, उसी से नाम याद रखिएगा। दूध में क्या होगा? लैक्टोज, लैक्टोजन, लैक्टोज, इस तरीके से याद रखिएगा। लैक्टोजन नाम का एक बच्चे का दूध का आता है पाउडर डब्बा में, तो उसी से याद रखिएगा कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? लैक्टोज। ठीक है। और फल में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो फ से फल होता है, फ से फ्रुक्टोज होता है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो याद करने लायक न हो। कोई भी क्वेश्चन इनमें से आपको दिया जा सकता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से ज़रूर याद कर लें। डेली इसको 2 से 3 बार पढ़ें, आपका क्वेश्चन जरूर इसमें से टच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन। इंसुलिन सुने होंगे नाम आप लोग, इंसुलिन। इंसुलिन का स्रवन, मतलब इंसुलिन कहाँ से निकलता है? ये थोड़ा सा स्रवन का अर्थ होता है निकलना। इंसुलिन का स्रवन कहाँ से होता है? कहाँ से होता है, यानी इंसुलिन कहाँ से निकलता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आंसर हम लोग देंगे कि इंसुलिन का स्रवन जो होता है वो अग्न्याशय से होता है। अग्न्याशय से होता है। आप पूछेगा अग्न्याशय में कहाँ? तो अग्न्याशय में एक बीटा सेल पाया जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अग्न्याशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। उन लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, गामा सेल को ही डेल्टा सेल भी कहते हैं, ये पाया जाता है। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन को निकालता है, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को निकालता है। तो याद रखिएगा कि ये अमाशय में बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है। आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा कोई भी रहे ऑप्शन आपको सही आंसर पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टिक करना है। 31, क्वेश्चन नंबर 31, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो याद रखिएगा इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो उसका नाम है जस्ता। जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो उसका नाम है जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है, यानी किसको पचाने में लार मदद करता है?
आंसर आएगा लार जो है वो स्टार्च को पचाने में मदद करता है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में रहेगा, तो कार्बोहाइड्रेट भी आंसर कर सकते हैं। याद रखिएगा, लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो लार स्टार्च को पचाने में सहायक होता है या कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 33, जल और खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो जल और खनिज लवण होते हैं उसका अवशोषण कहाँ होता है। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, जल और खनिज लवणों, जल और खनिज लवणों जल और खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ होता है, क्वेश्चन है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो खनिज और जल जो मौजूद होते हैं उनका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत। अब बड़ी आंत के किस हिस्से में होता है, तो याद रखिएगा कोलोन। बड़ी आंत के कोलोन वाले हिस्से में इसका अवशोषण होता है। आप इसको लिख भी सकते हैं कि बड़ी आंत के कोलोन वाले हिस्से में जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। थोड़ा इंक फिल कर लेता हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन का जो कलेक्शन जो मैंने करवाया है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं बीपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार दरोगा, इन सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो उन सभी का कलेक्शन इनमें है। तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स जो होता है वो उसको ज़रूर बनाइएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमारे पास तो उस तरीके की थोड़ी व्यवस्था नहीं है कि मैं इसके पीडीएफ जो है आपको उपलब्ध करा सकूं। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को मैनेज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने हाथों से लिखकर नोट्स बनाएं। थोड़ा मेहनत करें तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना ही मीठा फल आपको मिलेगा। चलिए, तो 34 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि वसा के पाचन में वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है।
आंसर में लिखिएगा लाइपेज, जिसको आप हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं लाइपेज। लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? पूर्ण पाचक रस कहाँ से निकलता है, ये क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो पूर्ण पाचक रस जो है वो अग्न्याशय से निकलता है। ठीक है, अग्न्याशय से निकलता है। देन लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है मुख में स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो मुख में स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन। आंसर हो गया टाइलिन। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो डाइजेस्टिव सिस्टम से बनते हैं वो हमने कराया। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ करके लगे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है इन क्वेश्चंस का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ये जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। कभी हम लोग लाइव अगर क्लास करने का मौका मिलेगा तो फिर हम लोग लाइव क्विज़ करेंगे, जिसमें आपके कमेंट जो है वो हम देखेंगे कि आप लोग कितना आंसर सही सही करते हो। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। और पिछले जो वीडियो को मैंने अपलोड किया था तो उन वीडियोज़ में साउंड के कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरी साउंड जो है वो क्लियर नहीं आ रही थी। तो उसके लिए सॉरी कि मेरे पास उस तरीके का सिस्टम अभी अवेलेबल नहीं है कि मैं उस तरीके का वीडियो बना करके आप लोगों के सामने दे सकूं। तो आप उसको काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप उसको हेडफोन यूज़ कर करके आप उस वीडियो को देखें, तो आपको आवाज़ भी क्लियर मिलेगी और सारा चीज़ आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, अपने डाउट को शेयर कीजिए, तभी तो हम जान पाएंगे कि आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा रहे हो। तो हम और भी अच्छे तरीके से अपनी बातों को आपके सामने लाएंगे और ईजीएस्ट वे में आपको उन सारी बातों को समझा पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।